दोस्तों now ethanol blending petrol available on every fuel pump in India. Of 20% ethanol blended petrol. The centre has now only emphasised that the move will help reduce pollution and save money on oil imports. 4 अगस्त 2025 मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम E20 पॉलिसी को इशू करता है। इशू करने के बाद जब तक लोग E20 पेट्रोल को एक्सपीरियंस नहीं किया था तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया, लोगों को लगा दिस इज़ नॉट परफेक्ट फॉर हिज व्हीकल। इंडिया में जो एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है वो मैंडेटरी हो गया। अब सारे पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंडेड ही है। इससे आपके माइलेज पे या आपके इंजन परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़ा है? Exactly, because initially माइलेज पे इफेक्ट आया, so I switched on to XP 95, बट आपने प्राइस में भी डिफरेंस दिया हुआ है, प्लस आपका माइलेज में कोई बहुत रैंडम वो नहीं आया कि आपको लगे कि बहुत इंप्रूवमेंट है। पहले 12 की एवरेज देता था, अभी लग रहा है जो 10 की एवरेज में आ गया है। हाँ, मेरे काफ़ी कंसर्न्स है। जैसे काफ़ी कार्स आपकी E20 ब्लेंडेड से वो नहीं है कि वो कंपैटिबल है। दोस्तों, लोगों का कहना है कि EBP प्रोग्राम किसी इंडिविजुअल इंडस्ट्री के प्रॉफिट के लिए किया जा रहा है और इस चीज़ के लिए हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को टारगेट किया जा रहा है। लोगों को कहना है कि नितिन गडकरी जी के जो बेटे हैं, जो सियान आर्गो इंडस्ट्री को चलाता है और ये कंपनी एथेनॉल का प्रोडक्शन करता है, उसके लिए E20 प्रोग्राम को प्रमोट किया जा रहा है। और इसका रिजल्ट आप यहाँ पे भी देख सकते हो। जैसे ही E20 पॉलिसी इशू होता है, सियान आर्गो इंडस्ट्री का शेयर प्राइस अपर सर्किट लगाने लगता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सफाई दी है। सियाम के वार्षिक सम्मेलन में E20 ब्लेंडेड पेट्रोल से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया पर एक पेड अभियान चलाया गया और लोगों ने इस पॉलिसी के खिलाफ जमकर विरोध किया और ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि E20 पॉलिसी बिल्कुल सही है। दोस्तों, E20 का मतलब होता है 20% एथेनॉल मिक्स्ड इन पेट्रोल, यानी कि 80% रियल पेट्रोल होगा, 20% इथेनॉल होगा। पहले इसे 5% किया गया था, फिर 10% किया गया और 2030 तक में इसे 20% अचीव करने का टारगेट किया गया, बट किसी कारणवश से इसे 2025 में ही स्टार्ट कर दिया गया। और सरकार का कहना है कि इस चीज़ से मेजर 3 फ़ायदे होने वाली है। कार्बन एमिशन कम होगा, ऑयल डिपेंडेंसी कम होगा दूसरे कंट्री पे, और बिग अपॉर्चुनिटी होगा रूरल इकोनॉमी के लिए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। दूसरी बात ऐसी है कि 22 लाख करोड़ रुपए फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि स्वावलंबी भारत बने, तो क्या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ये 22 लाख करोड़ अगर इंडियन इकोनॉमी में जाते हैं तो यहाँ कितना फायदा होगा? क्या ये नहीं करना चाहिए? हमने मक्के से इथेनॉल बनाने का निर्णय किया तो 45,000 करोड़ रुपए फायदा किसानों का हुआ। पोल्यूशन, हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में पोल्यूशन के बारे में काफी बड़ा अवेयरनेस खड़ा हुआ है। पर दोस्तों, आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम सिर्फ इंडिया ही फॉलो कर रही है, तो इसका जवाब है नहीं। इंडिया तो सिर्फ फुटप्रिंट को फॉलो कर रही है। एथेनॉल ब्लेंडिंग में 84% अमेरिका और ब्राज़ील कंट्रीब्यूशन करता है। ब्राज़ील तो 27% एथेनॉल ब्लेंडिंग करता है। बट सवाल यह है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग सही है या फिर गलत। सवाल यह है कि इंडिया जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, क्या वो लोगों के लिए सही है या फिर ये चीज़ उसको तकलीफ दे रही है। तो चलो इस चीज़ को डिटेल्ड में समझते हैं कि इंडिया ने जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, क्या वो उस ओर जा रहा है, और एथेनॉल ब्लेंडिंग के बैक एंड पे डार्क रियलिटी क्या है। और ब्राज़ील 27% एथेनॉल ब्लेंडिंग करता है, फिर भी वहाँ पे कोई इशू नहीं है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 20% ब्लेंडिंग होने के बाद ही लोगों की तरफ से कंप्लेन आना शुरू हो गया। ऐसा क्यों? इन सारे सवालों का एक्सप्लेनेशन जानेंगे इस एपिसोड में विथ रियल डाटा। दोस्तों, ग्लोबली इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल स्टार्ट करने का मेन मोटिव था कार्बन एमिशन को कम करना, क्योंकि आज के टाइम ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी से बढ़ रही है,
जिससे यहाँ के क्लाइमेट चेंज हो रही है। अगर इस टॉपिक को आप डिटेल में समझना चाहते हो तो इस पे मैं वीडियो बनाया हूँ, यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। बट इंडिया को इस चीज़ से 3 मेजर बेनिफिट्स होने वाली है। नंबर 1, रिड्यूस ग्रीन हाउसेस गैस। इंडिया में हर साल कार्बन एमिशन लगभग 14% ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होता है और इसमें भी 90% रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होती है। बट एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के यूज करने से ये अप्रॉक्स 6% रिड्यूस हो गई है। यानी कि इंडिया में हर साल लगभग 98 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है, बट एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के यूज करने से ये अप्रॉक्स 5.6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कम हुआ है। और इस डाटा से पता चलता है कि कार्बन एमिशन को कम करने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम बेस्ट ऑप्शन है। बट इसके पीछे एक रियलिटी है, अगर हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। देखो, 1 केजी पेट्रोल के जलने से अप्रॉक्स 2.3 केजी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है और 1 केजी एथेनॉल जलने से अप्रॉक्स 1.5 कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है। मतलब कि 20% ब्लेंडिंग पेट्रोल को यूज करते हैं तो इससे अप्रॉक्स 15 to 20% एमिट कम हो सकता है। बट ये सच्चाई नहीं है। इंडिया में एथेनॉल प्रोडक्शन अप्रॉक्स 60 to 70% कोल पे डिपेंडेंट है, जो कि खुद कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है। एक रिसर्च से पता चला है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में अप्रॉक्स 1.6 केजी कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा इमिट होता है कोल के बर्न होने से। चलो इसे कैलकुलेशन से समझते हैं। देखो, 1 लीटर पेट्रोल के जलने से अप्रॉक्स 2.3 केजी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है और 1 लीटर एथेनॉल जलने से 1.5 एमिट होता है प्लस में, और प्रोडक्शन में 1.6 केजी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है कोल के कारण। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये अप्रॉक्स 3.1 केजी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगा, जो कि पेट्रोल के जलने से भी ज़्यादा है। इसका मतलब कि पेट्रोल के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है उससे ज़्यादा तो एथेनॉल से होता है, क्योंकि कोल के बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड हो जाती है। यानी कि एक ओर हम कार्बन एमिशन को कम कर रहे हैं और दूसरी ओर कोल के कारण हम इसे बढ़ा भी रहे हैं, और ये एक जीरो सम गेम की तरह ही है। नंबर 2, रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट। इंडिया में अप्रॉक्स 85% ऑयल इंपोर्ट होता है, जिसके कारण से इंडिया की करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाती है। यानी कि ऑयल इंपोर्ट में अप्रॉक्स 40 to 70% खर्च हो जाती है, जिससे इंडिया की फॉरेन करेंसी रिजर्व कम होने लगती है। बट एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के यूज करने के कारण इंडिया पिछले डिकेड में अप्रॉक्स 23 मिलियन टन ऑयल इंपोर्ट को अवॉइड किया है, जिससे इंडिया को अप्रॉक्स $5 बिलियन की सेविंग हुई है। यानी कि एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को यूज करने से इंडिया का ऑयल डिपेंडेंसी कम हुआ है और उसका इंपोर्ट भी कम हुआ है, और इस चीज़ से इंडिया की करेंट अकाउंट डेफिसिट अप्रॉक्स 17% कम हुई है। और ये स्टेप इंडिया के ट्रेड को बैलेंस एंड फॉरेन रिजर्व करेंसी को स्टेबल किया है। नंबर 3, बिग अपॉर्चुनिटी फॉर रूरल इकोनॉमिक। दोस्तों, इंडिया का लैंड एस्केप काफ़ी समय से एक ही नैरेटिव से जुड़ी हुई है। यानी कि यहाँ के जो किसान है वो अपनी फसल उगाती है और उन फसल को ब्रोकर को देती है और वो ब्रोकर प्रोडक्शन कंपनी को देती है, जिससे किसान की प्राइस कम हो जाती है। बट एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम आने से किसान के लिए एक फ़ायदेमंद हुआ। यानी कि प्रोडक्शन कंपनी सीधा किसान से जाके मिलती है और जो उसका रियल प्राइस होता है वो किसानों को मिलती है। यानी कि पहले किसान और प्रोडक्शन कंपनी के बीच ब्रोकर होता था, जिससे किसान को रियल प्राइस नहीं मिल पाता था। लेकिन अब प्रोडक्शन कंपनी सीधा किसानों से जाके मिलती है और उसके रियल प्राइस पे उसके सामान को खरीदती है, और किसान अपने सरप्लस अनाज को उस प्रोडक्शन कंपनी को देती है रियल प्राइस पे। दोस्तों, इन तीनों पॉइंट से पता चलता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम एनवायरनमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक मिरेकल साबित हो सकता है। बट यहाँ पे एक सवाल आता है कि E20 के स्टार्ट होने से लोगों की तरफ से इतना कंप्लेन क्यों होने लगा, और ये कंप्लेन इतना ज़्यादा था कि ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई। तो इसके पीछे मेजर 3 कारण है जिसके वजह से इतने कंप्लेंट बढ़ी। नंबर 1, कॉस्ट बर्डन ऑन कॉमन मैन। जब E20 स्टार्ट हुआ तो लोग एक्साइटेड था कि अब कुछ नया होने वाली है, क्योंकि E5 और E10 के वजह से लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट प्रॉब्लम स्टार्ट तब हुआ जब E20 के आने के बाद लोगों की गाड़ी की एफिशिएंसी कम होने लगी, यानी कि लोगों की गाड़ी की माइलेज कम होने लगी और उसकी इंजन ख़राब होने लगी। बट दोस्तों, इसके पीछे एक साइंस है। एथेनॉल वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करती है, जिसके कारण से एथेनॉल की इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है और माइलेज कम देती है।
और जब ये वाटर मॉलिक्यूल फ्यूल टैंक में जाती है तो आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन को पार्टिकल में बदल देती है, और जब ये पार्टिकल फ्यूल की लाइन में जाती है तो वहाँ पे इंजन खराब हो जाती है। नंबर 2, रॉन्ग टाइम एग्जीक्यूशन। 2030 तक E20 पेट्रोल को स्टार्ट किया जाएगा, बट 5 साल पहले ही इसे स्टार्ट कर दिया गया, और इसके लिए ना तो लोग और ना ही व्हीकल कंफर्टेबल था, जिससे लोगों की गाड़ी की माइलेज कम होने लगी और उसकी गाड़ी खराब होने लगी। बट ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में 27% ब्लेंडिंग तब शुरू हुआ जब ब्राज़ील में गाड़ियों को 25 के लिए कंफर्टेबल किया गया, तब जाके वहाँ 27 ब्लेंडिंग स्टार्ट किया गया। यानी कि पहले गाड़ी को तैयार किया एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, फिर ब्लेंडिंग को बढ़ाया गया। पर इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ की गवर्नमेंट ने एथेनॉल ब्लेंडिंग को पहले बढ़ाया है और फोर्सफुली लोगों को एथेनॉल कंफर्टेबल गाड़ी में शिफ्ट करना चाहती है। और इसके साथ साथ पेट्रोल पंप पे भी ऑप्शन नहीं दिया जाता है कि जो लोग एथेनॉल वाली पेट्रोल लेना चाहती है तो वो एथेनॉल वाली पेट्रोल ले ले, और जो एथेनॉल वाली पेट्रोल नहीं लेना चाहती है तो वो एथेनॉल वाली पेट्रोल नहीं ले। ये भी ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, और ये चीज़ गलत है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास अभी भी पुरानी गाड़ी है, वो अचानक शिफ्ट नहीं कर सकती है। और E20 के कंफर्टेबल के लिए 2025 से ही गाड़ी स्टार्ट हुई है, तो जो 2020 या फिर 2019 में गाड़ी खरीदी है तो उसके गाड़ी में तो प्रॉब्लम आएगी ही। तो इसके लिए गवर्नमेंट को पेट्रोल पंप पे ऑप्शन देना चाहिए कि जिसे रियल पेट्रोल खरीदना है वो रियल पेट्रोल खरीदे, और जिसे ब्लेंडिंग पेट्रोल खरीदना है उसे ब्लेंडिंग पेट्रोल खरीदे। नंबर 3, गवर्नमेंट रिस्क। दोस्तों, गवर्नमेंट को ये चीज़ पहले से पता था कि अगर वो 5 साल पहले E20 पेट्रोल को स्टार्ट करता है तो लोगों को प्रॉब्लम होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इग्नोर किया, क्योंकि उसके ऊपर ऑयल इंपोर्ट का प्रेशर था, रूरल इकोनॉमी को ग्रोथ करना था, और क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो भी यहाँ पे बाढ़ आ रही थी उसका भी प्रेशर था। यानी कि गवर्नमेंट का सोचना था कि इस चीज़ से लोगों को शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम होगी, लोगों की गाड़ी की एफिशिएंसी कम होगी, बट लॉन्ग टर्म में इसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होगी। इसीलिए वो बिना सोचे 5 साल पहले ही स्टार्ट कर दिया गया। और देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आज के समय में तेज़ी से बदल रही है। तो ये डिसीजन लेना गवर्नमेंट के लिए अच्छा था, लेकिन इस चीज़ में कुछ कमी भी है, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ में भी धीरे धीरे इम्प्रूव करनी होगी, तभी ये लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्टिवनेस होगा। तो दोस्तों, ये थी E20 प्रोग्राम का फुल एक्सप्लेनेशन। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि E20 लोगों के लिए कैसे बेनिफिट दे सकती है और शॉर्ट टर्म में इससे उससे कैसे परेशानी हो सकती है। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।